अगला सवाल सुमन जी का है। मैं अपनी भारतीय एसेट और पैसों को पेरिस में रह रही अपनी बेटी को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, इसका क्या तरीका है? क्या एसेट पर मुझे कोई टैक्स देना होगा? नहीं, अब अगर ये टैक्स फ्री पैसा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अगर ये किसी एसेट में, ऐसे फॉर्म में, कैपिटल एसेट में जिसमें कैपिटल गेंस लगता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई ये इनकम ऐसी है जिस पे आपको इंडिया में टैक्स देना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिपैट्रिएशन मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अप टू 1 अगर आप इंडियन हैं तो आपको LRS जो स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके हिसाब से ओनली $2.5 लाख पर एनम एक इंडियन सिटीजन रिपैट्रिएट कर सकता है बाहर किसी को। तो आपको वो, आपके ऊपर वो 1 मिलियन का नहीं होगा। 1 मिलियन इज़ ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। जो रेजिडेंट इन इंडिया है उसको $2.5 लाख की एक स्कीम है RBI की फेमा में, उसमें ओनली अप टू $2.5 लाख आप रिपैट्रिएट कर सकते हो इंडिया के बाहर। अगला सवाल नवल मेहता जी का है, जो इन्होंने हमें ईमेल भेजा था। सो money9query@tv9.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस। आप लोग भी नवल जी की तरह हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल के जरिए। तो नवल जी NRI हैं, अमेरिका में वो अति वरिष्ठ अमेरिकी नागरिक हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं। मुंबई में NRO और NRE अकाउंट्स हैं। हमारी भारत में प्रॉपर्टी और बैंक और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है। 20 साल से टैक्स पे कर रहे हैं। हम भारत में फैमिली ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, क्या भारत में इसकी अनुमति है? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनका स्टेटस है कि ये सालों से अभी US में सेटल्ड है। हाँ, तो दे कैन क्रिएट ए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट फॉर एसेट्स इन इंडिया। बहुत आसान है। एसेट्स आउटसाइड इंडिया अगर ट्रस्ट में ट्रांसफर करना है तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप जो ट्रस्ट बनाए इंडिया में, आप सेटलर बने, आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कम से कम एक ट्रस्टी इंडियन होना चाहिए, हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आप इसमें ट्रस्टी बन सकते हैं एज ए नॉन रेजिडेंट, पर कम से कम एट ऑल टाइम्स आप इंश्योर करें कि एक ट्रस्टी इंडियन ही रहे इस ट्रस्ट के अंदर। उससे आपको काफ़ी चीज़ों में मदद मिलेगी और जो लॉज हैं आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। ओके, सो ये बात हुई NRI की एस्टेट प्लानिंग की। अगला क्वेश्चन जो है वो सुलोचना जी का है। आई होप सुलोचना जी आप ये शो देख रही हो, आपने मुझे ईमेल किया था और ये NRI से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, पर एस्टेट प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीपक जी, और मैं चाहती हूँ आप इनकी मदद करें। थोड़ा सा लंबा सवाल है तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। 3 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी की एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक वसीयत बनाई थी जिसका पंजीकरण नहीं था। वसीयत में पिताजी ने लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी उनकी पत्नी को मिले, पत्नी की मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी उनके दोनों बेटों को मिले, बेटी का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। वसीयत के साथ एक पेपर जुड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं यानी सुलोचना जी ने इस प्रॉपर्टी में अपने कोई दावा वो नहीं करना चाहती हैं और इस कागज़ पर इनके हस्ताक्षर हैं, जबकि सुलोचना जी का कहना है कि इस तरह के पेपर पे उन्होंने कभी कोई सिग्नेचर्स नहीं किए हैं। 5 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने किसी भी बच्चे के पक्ष में वसीयत नहीं की थी। क्या मुझे इस संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है या नहीं? सुलोचना जी की जो परेशानी है, मुझे लगता है हमारे भारतीय परिवारों में बेटियों के साथ इस तरह की सिचुएशन कई बार होती है और मुझे लगता है हम सुलोचना जी के ज़रिए उन तमाम बेटियों की मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर दीपक। ठीक है, अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपके फादर ने एक विल करी अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, सॉरी आपकी मदर को, और उसके बाद कहा कि मेरे ये तीनों बेटों को देना और किसी और का कोई इस पर अधिकार नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपके फादर ने आपकी मदर को विल करी और आपकी मदर ने इनहेरिट करी, तो अब इस विल से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। मतलब आपके ब्रदर्स इसके मालिक नहीं बने, आपकी मदर पे आकर ये रुक गई प्रॉपर्टी। अब अगर मदर की विल होती बेटों के नाम तो मैं मान लेता कि भाई आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये आपके भाइयों पे जाएगी। पर क्योंकि मदर की कोई विल नहीं है, इसका मतलब उनके लीगल हेयर्स इसके मालिक बन गए और उनके लीगल हेयर्स आप चारों, तीनों भाई और आप, राइट। तो इसके 4 हिस्से होने चाहिए। जहाँ तक कि बात NOC की है कि मुझे इसमें कोई अधिकार नहीं चाहिए, आप उसे कानूनी रूप से फाइट करिए कि मैंने इसे कोई साइन नहीं करे, सिग्नेचर एक्सपर्ट से साइन मैच कराया जाए, मैंने ऐसा कोई NOC नहीं दिया, राइट। तो आप मेरे हिसाब से आपका इस पर पूरा अधिकार बनता है और आपको इसको कानूनी रूप से लेना चाहिए और कम से कम कोर्ट में स्टे के लिए तो अप्लाई कर देना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र ना करा जाए जब तक मेरा दावा इस पे से डिसाइड ना हो। ओके, तो आप बिल्कुल सही दावेदार हैं सुलोचना जी। बस या आपकी जो स्ट्रगल है ना वो लंबा खिंच सकता है, कानूनी
लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आप हकदार हैं, आप कह सकती हैं ऐसी कोई एनओसी आपने साइन नहीं किया। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे।